हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली यूनिट से, जिसको शॉर्ट में आईसीटी भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने इस यूनिट के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक को कवर कराया है, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम 2022 और 23 के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी और उसमें आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करा दिया है, तो उसके भी सारे वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट बहुत आसानी के साथ जो है आपको चैनल पर मिलेगा और वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। और हम सारे यूनिट को यहाँ पर कवर करा रहे हैं। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कराया, अब आईसीटी को कवर करा रहे हैं और इसके बाद से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यूनिट होगा मैं सजेशन के लिए जो है एक पोल दे दूंगा कम्युनिटी में, तो वहां पर आप प्रेफर करके मुझे बता सकते हैं, तो उस यूनिट को मैं पहले कवर करा दूंगा। लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए और एंड तक पहुंचते पहुंचते कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और इस यूनिट के अंतर्गत जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो एंड तक पहुंचते पहुंचते सारा कुछ आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्लाइड में कंप्यूटर के प्रकार को जो अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार से जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो है आपका कार्य प्रणाली के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। फिर उसके बाद दूसरा है उद्देश्य के आधार पे और तीसरा है आपका आकार के आधार पे। ये 3 प्रकार से जो है कंप्यूटर को जो है यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम कार्य प्रणाली के आधार पे जो वर्गीकृत है या वर्गीकरण है कंप्यूटर का उसको देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कार्य प्रणाली के आधार पे इन्हें 3 भागों में जो है बांटा गया है। यहाँ पर टाइप में सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे डबल कॉपी हो चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसे एक एक करके इसके बारे में हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर के प्रकार को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है कार्य प्रणाली के आधार पे, दूसरा है उद्देश्य के आधार पे, तीसरा है आकार के आधार पे। तो सबसे पहले हम कार्य प्रणाली के आधार पे जो कंप्यूटर को बांटा गया है 3 भागों में उसको देखेंगे। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कार्यप्रणाली के आधार पे 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए, स्लाइड में एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रकार के कंप्यूटर में चरों को सतत रूप से भौतिक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि तापमान, दाब, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त किए जाते हैं। किसके अनुसार? एनालॉग कंप्यूटर के अनुसार। इसे आपको याद रखना है, यानी कि जो चर होते हैं कंप्यूटर में, जो चर होते हैं ये सतत रूप से भौतिक मात्रा के रूप में दर्शाए जाते हैं। जैसे कि आपके तापमान हो गए, तो तापमान को अंकों में यहाँ पर दर्शाया जाता है एनालॉग कंप्यूटर के अनुसार। दाब हो गया आपका, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, उसके साथ ही साथ जो है इसको माप कर इसके परिमाप को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये काम कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर एक ये पुराना मॉडल है एनालॉग कंप्यूटर का, जो कि मैंने यहाँ पर इसको लगा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इनकी गति काफ़ी धीमी होती है, इसलिए इनका प्रचलन विशुद्ध रूप में बहुत ही कम जो है रह गया है। यानी कि इनकी जो गति कह लीजिए, स्पीड है जो कार्य करने की एनालॉग कंप्यूटर की, वो काफ़ी धीमी होती है, इसलिए इनका प्रचलन जो है विशुद्ध रूप से बहुत ही कम यहाँ पर आज के समय में होता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, तो इसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में बहुत ही कम होगा। अब इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या क्या है। तो देखिए, एक पेट्रोल पंप पे लगा एनालॉग कंप्यूटर जो है पंप से निकलने पेट्रोल की मात्रा को मापता है। यानी जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पर जब वो 100 रुपये या 200 रुपये उसमें अमाउंट डालता है और उसके बाद पेट्रोल आपको गाड़ी में देता है, तो आप देखेंगे कि उस पर पूरा पैसा जो है उसके अंक मूव होते रहेंगे और कितना ऑयल जो है आपकी गाड़ी में है वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसकी मात्रा को मापता है।
और उसको लीटर में दर्शाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पे दिखाता है। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से नहीं समझ में आता तो एनालॉग का सबसे अच्छा उदाहरण आपका घड़ी होता है। जो घड़ी आप जो सुई वाली जो घड़ी होती है इस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं, ये सुई वाली घड़ी, तो ये भी एक एनालॉग का ही उदाहरण है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने ऊपर आपको बताया था कि भौतिक मात्रा के रूप में जो है इसको दर्शाया जाता है। जो कंप्यूटर के चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ये याद रखना है, जिसमें मैंने लंबाई, ऊंचाई, तापमान, ये सब कुछ आपको बताया और इसको अंकों में व्यक्त करते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। बहुत डेप्थ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो हमें सिलेबस दिया गया है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उसे हमें जानना है। तो आई होप कि एनालॉग कंप्यूटर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो कार्य प्रणाली के आधार पे जो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया था, तो सबसे पहले हमने एनालॉग कंप्यूटर को देखा। अब ये दूसरा जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा इनकी गति काफ़ी तीव्र होती है। तो डिजिटल कंप्यूटर का आपने इस्तेमाल किया होगा तो आप सभी को पता है कि ये काफ़ी फास्ट जो है काम करता है और ये संकेतों पर चलता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया यहाँ पर कि इसमें गणना के लिए द्विधारी अंक पद्धति, जिसको बिट्स यानी कि 0 और 1 भी जो है कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। ये आप सभी को पता है। और इससे पहले मैंने जब कंप्यूटर की भाषा का टॉपिक आपको कवर कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कंप्यूटर जो है ऐसी कोई डायरेक्ट भाषा नहीं समझता, वो मशीनी भाषा को समझता है। तो उस भाषा में मैंने अलग अलग लैंग्वेज आपको बताए थे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि सभी आधुनिक कंप्यूटर, जैसे कि निजी कंप्यूटर आपका होता है, पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर आपका होता है घर में इस्तेमाल करते हैं, और नोटबुक कंप्यूटर होता है, पॉकेट कंप्यूटर होता है, और पॉमटॉप कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। यानी कि आपके डेस्क पे जो पीसी लगा है वो भी आपका डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और इसके साथ ही साथ जो लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में जाके कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं, वो सभी डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से जस्ट इमेजिन करके चीज़ों को समझ सके। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, जो वर्तमान में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है वो सारा कुछ डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। यानी कि डिजिटल रूप में सारा कुछ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने दिए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा, जैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में भी आपने नाम सुना होगा। इसके साथ साथ जो पीसी आपका पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप जो है, इन सब के बारे में जो है आपको पता है ऑलरेडी। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में हम जो कार्यप्रणाली के आधार पे तीसरे जो भाग में या तीसरे पार्ट में जो डिवाइड किया गया कंप्यूटर को, जैसे पहले हमारा एनालॉग था, दूसरा हमारा डिजिटल था, और तीसरा हमारा यहाँ पर है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी यूँ कह लीजिए कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का ये एक तरीके से कॉम्बो है, एक संयोजन है। उसी के रूप में ये हमें हाइब्रिड कंप्यूटर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि यह डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन होता है। यानी कि जो भी हाइब्रिड कंप्यूटर आप देख रहे हैं, एनालॉग जो कंप्यूटर है और इसके साथ साथ जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका एक संयोजन है, उसके फलस्वरूप यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर बना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसमें इनपुट और आउटपुट में एनालॉग का प्रयोग होता है तथा गणना तथा प्रसंस्करण के लिए डिजिटल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी हाइब्रिड कंप्यूटर में आप इनपुट और आउटपुट जैसे कि अगर आपने इनपुट कुछ भी दिया कंप्यूटर के अंतर्गत माउस से या कीबोर्ड से, तो आउटपुट के रूप में आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो ये एनालॉग के प्रयोग से सारा कुछ होता है। और इसके साथ साथ जो गणना आपका कंप्यूटर के अंदर होता है, जो प्रसंस्करण, जो प्रोसेसिंग सारा कुछ होता है, वो डिजिटल जो है प्रयोग के द्वारा होता है। इसीलिए इसको डिजिटल और एनालॉग का संयोजन कहा गया है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा संस्थानों, रक्षा क्षेत्र और मौसम विभाग में ज़्यादातर किया जाता है। यानी कि ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, यानी उससे ज़्यादा ये बेहतर आपका कंप्यूटर है। जैसे कि यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं, इस प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाता है। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो हमारा दूसरा वर्गीकरण था उद्देश्य के आधार पे, सबसे पहला तो आपका कार्यप्रणाली के आधार पे था, उसके अंतर्गत हमने एनालॉग और डिजिटल और इसके साथ साथ हाइब्रिड कंप्यूटर को देखा। लेकिन दूसरा जो वर्गीकरण हमारा है उद्देश्य के आधार पे,
उसको हम देखने वाले इस स्लाइड के अंतर्गत। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि कंप्यूटर को उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो आपका है इसमें विशेष उद्देश्य वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद से दूसरे भाग को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि ऐसे कंप्यूटर जिनका निर्माण एवं प्रोग्रामिंग किसी विशेष कार्य के लिए तैयार होता है उनको आप विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर कह सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है, यानी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सीपीयू के जैसे कार्य जो करना है आपको उसके अनुसार भी जो है यहाँ पर कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सकता है, विशेष रूप से विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया, उदाहरण के लिए आप अंतरिक्ष विज्ञान देखिए, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात, नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सक, इन सभी क्षेत्रों में जैसे कि विशेष उद्देश्य यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार के कंप्यूटर को तैयार किया जाता है ताकि इनके उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि ऐसे कंप्यूटर जिनका निर्माण एवं प्रोग्रामिंग किसी विशेष कार्य के लिए तैयार होता है वो आपके विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पे अंतरिक्ष का जो क्षेत्र होता है, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, तो यहाँ पर मतलब बेहतर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको स्पेशल पर्पज कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आई होप कि ये उद्देश्य के आधार पर जो पहला मैंने आपको बताया विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इनमें जो सीपीयू का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग, इस तरीके से मतलब इनको डिजाइन किया जाता है। यानी कि नॉर्मल लोग जो है वो तो नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है स्पेशल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है इन विभागों के द्वारा। तो आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इसमें जो दूसरा हमारा स्लाइड है, मतलब दूसरा जो डिवाइडेशन या भाग है इसमें उद्देश्य के आधार पे, वो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर हैं। पहला आपका था विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर, अब हम इसमें सामान्य उद्देश्य वाले जो कंप्यूटर है उसको देख लेते हैं। यानी कि जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है, यानी जनरल काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया, इस कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है और जिसकी वजह से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी लोगों के एक तरीके से कह लीजिए कि पर्चिंग कैपेसिटी में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे कि पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, प्रिंट करना आदि के लिए किया जा सकता है। यानी जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका सॉफ्टवेयर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, एक्सेल हो गया, तो इन सभी सॉफ्टवेयर में आप जो है अपने दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या जो भी प्रेजेंटेशन हो गया इसको तैयार कर सकते हैं। तो सामान्य यूज के लिए ये आपका कंप्यूटर होता है, यानी कि सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर। तो आई होप कि सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि उद्देश्य के आधार पर दो भागों में जो है यहाँ पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आपका विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यानी कि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो लास्ट वर्गीकरण आपका है, आकार के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो कार्य प्रणाली के आधार पे जो अलग अलग तरीके से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है उसको मैंने बताया। फिर उसके बाद उद्देश्यों के आधार पे, अब आकार के आधार पे जो वर्गीकरण है उसे हम देखते हैं। देखिए इसमें बताया कि कंप्यूटर को आकार के आधार पर हम जो है निम्न श्रेणियों में इसको बांटा गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपका पहले है यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इस कंप्यूटर को माइक्रो दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और दूसरा, यह अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है। इस पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर कहने का यहाँ पर मेन कारण क्या है ये आप समझ सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि दो कारणों से इसको जो है माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। पहला तो इसमें जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी छोटा, यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही साथ ये काफ़ी छोटा होता है आकार में, इसीलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है और एक समय में केवल एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। अब देखिए ये पुराना वर्जन है माइक्रो कंप्यूटर का, तो इस पे कई सारे लोग तो काम कर नहीं सकते, एक ही लोग काम कर सकते हैं, ये आपको देख लेना है। और इसके बाद से देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया कि इसका विकास 1970 के दशक में आईबीएम ने आरंभ किया और इसमें बीट्स के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का यहाँ पर आरंभ किसने किया, अगर कंपनी के बारे में पूछ ले तो आईबीएम जो कंपनी है, आईबीएम कंपनी जो है इसके द्वारा माइक्रो कंप्यूटर को बनाने का यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 1970 के दशक में, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि माइक्रो कंप्यूटर आपको क्लियर हो गया होगा।
देखिए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जिसको आपको जानना चाहिए उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद एक आध पॉइंट और है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखेंगे, तो आइए उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैंने बताया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पर सेट किया जाता है और इसमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि केवल इसे एक टाइम में जो है कोई एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है और इसका पूरा सेटअप जो है छोटा होता है। वर्तमान समय का जो आपका पीसी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एक टेबल पे आपका पूरा सेटअप यहाँ पर हो जाता है। और वर्तमान समय में तो आपका जो सीपीयू का पूरा सेटअप है उसको जो आपके मॉनिटर होता है, जो डिस्प्ले, उसमें ही इनबिल्ट जो है पूरा कर दिया जाता है। उसमें सीपीयू अलग से आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप कि माइक्रो कंप्यूटर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें है आपका मिनी कंप्यूटर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। यानी कि ये जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, अभी नीचे मैं उसके बारे में बताऊंगा, उससे क्या होता है, ये छोटा होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। यानी कि जो भी मिनी कंप्यूटर होता है, अगर इस्तेमाल के संदर्भ में बात करें तो जो यात्री होते हैं आरक्षण प्रणाली का जो संचालन होता है उसके लिए होता है। और इसके साथ ही साथ जो बैंकों में बैंकिंग कार्य होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार का कुछ आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा मिनी। और जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे पुराने मॉडल्स भी मिनी कंप्यूटर के आपको देखने को मिल जाएंगे और जो प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होते हैं वो भी मॉडल्स आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आपको मिनी कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत जानना है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं, लेकिन सिलेबस में टॉपिक है तो उस कंप्यूटर के बारे में हमें सारा कुछ डिटेल अच्छे से जानते हुए चलना है। अगर कोई नया क्वेश्चन भी बनता है तो ऐसा नहीं रहे कि आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो सब कुछ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ लेना है एक बार और उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लेना है। तो आई होप कि यहाँ पर ये मिनी कंप्यूटर आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो है हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसमें 32 या 64 बीट के एकाधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और इनकी कार्य करने की क्षमता और मेमोरी काफ़ी अधिक होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल गया कि इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो मेमोरी होती है जो कि आपके पीसी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 GB 1000 GB इस तरीके से मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फास्ट और बहुत ही स्मूथ काम करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि यह आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इस पर कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर में, यहाँ पर एक साथ कई लोग काम नहीं कर सकते, सबको अलग अलग यहाँ पर उस प्रकार के कंप्यूटर चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है इस पर जो है एक साथ कई लोग जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि इसका उपयोग बड़ी कंपनियों के द्वारा जो है बैंक में भी किया जाता है, बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है और रक्षा जो विभाग हैं या एजेंसियों उनके द्वारा किया जाता है, अनुसंधान एवं रिसर्च के लिए भी किया जाता है, अंतरिक्ष क्षेत्र जो है उसमें किया जाता है और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डेटा प्रसंस्करण और बहुत ज़्यादा डेटा को जो है एनालिसिस करना होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार के कंप्यूटर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। चूँकि हमारा पीसी जो होता है वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं करते हैं, इसलिए उसमें मेमोरी या प्रोसेसर उस तरीके से नहीं दिया होता है। और जैसे जैसे इसमें प्रोसेसर हो गया बेहतर बनाया जाएगा, चाहे मेमोरी को बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे कॉस्ट भी इसकी बढ़ती जाएगी। इसलिए बड़े बैंक या कंपनी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं। तो आई होप कि मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में जो हम हैं सुपर कंप्यूटर यानी कि जो महासंगणक जो कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये काफ़ी फास्ट, काफ़ी तेज़ और बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेसिंग करते हैं। अब बड़ी बड़ी गणनाओं को ये चुटकियों में और कुछ विद इन कुछ सेकंड में जो है पूरी तरीके से गणना कर लेते हैं जो सुपर कंप्यूटर होते हैं। आप सभी को पता है ना कि जैसे कि न्यूज़ में भी आपको फ्लैश होता हुआ कि इस देश के पास सुपर कंप्यूटर, बहुत ताकतवर सुपर कंप्यूटर है। अपने देश के पास कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो अभी उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि वर्तमान समय में यह गणना शक्ति में सबसे आगे, यानी कि अगर किसी कंप्यूटर की अगर बात की जाए कि सबसे फास्ट प्रोसेसिंग वर्किंग कौन सा कंप्यूटर कर सकता है, तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा, इसलिए ये सुपर कंप्यूटर होता है।
अब देखिए इसमें आगे मैंने क्या बताया कि अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकते हैं, यही इसकी खास खूबी है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकालने के लिए तत्पर होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये इस काम को बहुत सरल तरीके से जो भी जटिल काम है उसको कर सकता है ये सुपर कंप्यूटर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या बताया कि वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। यानी कंप्यूटरों की अगर रैंकिंग की जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका सुपर कंप्यूटर आएगा, ये आपको याद रखना है। सेम काम करता है जो आप काम अपने जो पीसी है उस पर करते हैं या मिनी कंप्यूटर पे करते हैं या लैपटॉप पे करते हैं, वही काम ये सुपर कंप्यूटर करता है, लेकिन बहुत ही फास्ट और जटिलतम। जो वहाँ पे छोटे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो ये सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े प्रॉब्लम को जो गणना संबंधी होती है उनको कुछ सेकंडों में जो है यहाँ पर सॉल्व कर देता है, ये इसकी खास बात है। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी मेमोरी इस्तेमाल होती है जो कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर में उतनी नहीं होती है। तो इसका भी बड़े बड़े जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं या विभाग हैं उनके द्वारा इस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और भी कई सेक्टर में। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर लें कि भारत के पास कौन सा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, तो देखिए भारत के पास जो है परम, जो परम का नाम आपने सुना है, परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर भारत के पास है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद से नेक्स्ट इसका अपग्रेडेड वर्जन जो था परम युवा सेकंड जो है आया था। और इसके बाद से जो अभी इसमें है नया वर्जन वो परम ईशान है। और ये जो है आईआईटी गुवाहाटी और सी डैक के द्वारा जो है निर्मित किया गया है परम ईशान कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे पहला था आपका परम 8000 जो कंप्यूटर है, सी डैक के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया था 1990 और 91 के बीच में। सी डैक का मतलब यहाँ फुल फॉर्म आपको याद रखना है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड यहाँ पर एडवांस, इसका कंप्यूटिंग जो है फुल फॉर्म हो जाएगा सी डैक का। 1990 और 91 में परम 8000 का जो है यहाँ पर निर्माण किया गया था इनके द्वारा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया और यहाँ पर सुपर कंप्यूटर क्या होता है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सुपर का मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, ये बहुत ही फास्ट काम करता है, कुछ भी गणना ये तुरंत कर सकता है, कितनी भी बड़ी गणना हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ समझ सकते हैं, मेमोरी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होती है, लेकिन समझने की उनकी जो क्षमता होती है वो अन्य लोगों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइए इसमें अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत, उसे भी देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जो 500 मेगाफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। यहाँ पर एक क्षमता भी दी गई है, ऐसे नहीं कि आप किसी को व्यक्ति को सुपर कह सकते हैं, उसकी कार्य करने की क्षमता अन्य व्यक्तियों से कई गुना ज़्यादा हो, बेहतर हो, तभी आप उसे सुपर ह्यूमन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से कोई कंप्यूटर जो सभी कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है उसे आप सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ पर एक मानक दिया गया है कि 500 मेगाफ्लॉप की क्षमता से अगर वो कार्य कर सकता है तो वो सुपर कंप्यूटर कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है, यानी कि 1 सेकंड में 1 अरब की गणना जो है सुपर कंप्यूटर कर सकता है, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता है। और इसकी गति को मेगाफ्लॉप में मापते हैं, यानी इसकी जो गति होती है, जो स्पीड होती है, मेगाफ्लॉप में मापी जाती है। ये भी टर्म्स आपको याद रखना है क्योंकि टर्म से भी कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि सुपर कंप्यूटर के बारे में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। देखिए मैं अपने तरफ से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अदरवाइज अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से इस पर काम कर सकूँ, ताकि आपको एकदम जैसे आप समझते हैं उसी तरीके से मैं समझा सकूँ। आइए अब इसमें अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए आकार के आधार पे ये हमारा लास्ट कंप्यूटर होगा जिसको वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको आकार के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है या डिवाइड किया गया है उनको अलग अलग कंप्यूटर टाइप में, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, इन सब के बारे में बताया। तो इसके अंतर्गत यानी आकार के अंतर्गत ये आपका लास्ट है, तो इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इनकी प्रसंस्करण गति और भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती
होती है, ये आपको याद रखना है। प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग कह लीजिए, और जो भंडारण क्षमता होती है, भंडारण का मतलब डेटा, जो डेटा भंडारण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। अगर काम करने की बात की जाए तो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति जो है वर्क स्टेशन टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उस पर काम कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में सिमुलेशन परिस्थितियां उत्पन्न करने में होती है। अब देखिए मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर हम उनको रियल में, या कह लीजिए जो एकदम पूरी तरीके से रियल एक्सपीरियंस होता है उसको नहीं दे पाते, तो वहां पर हम सिमुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पायलट्स जो होते हैं, जो प्लेन को उड़ाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग किस में दी जाती है, सिमुलेशन में। एक ऐसा कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है जहां पर उनको प्लेन का अनुभव होगा, यानी कि प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं और प्लेन को उड़ा रहे हैं, उस तरीके का अनुभव होगा। और उसी प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लैंड किया जाना चाहिए, अगर कोई हवा चलती है अचानक से तो उससे कैसे प्लेन को बैलेंस किया जाता है। तो ये एक सिमुलेशन बनाया जाता है, और इसमें कई सारे कंप्यूटर के डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये इमेज आपको देखने को मिल रहा है। और गाड़ी, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, उनको चलाने के संदर्भ में सिमुलेशन तैयार किया जाता है, यानी कृत्रिम वातावरण, और उसमें उनको डिस्प्ले पे सड़क दिखाई देगा। जैसे कि सामने आपको जो गाड़ी होती है बड़ी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो उसमें जैसे मिरर होता है, शीशा, जैसे कि हमको सड़क दिखाई देता, तो उसी प्रकार से डिस्प्ले पे उनको सारा कुछ दिखाई देगा, कब कैसे मोड़ लेना। तो ये सब कुछ कृत्रिम वातावरण यानी इस सिमुलेशन में इनको ट्रेन किया जाता है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। तो आई होप कि इस तरीके से भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि आखिर वर्क स्टेशन क्या है, और सिमुलेशन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसके अलावा भी इनका उपयोग बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, विमान उड्डयन स्थल पर, सरकारी कार्यालयों जैसे स्थानों पर भी किया जाता है। यानी कि सिमुलेशन के तौर पे तो किया जाता है, लेकिन अगर और क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो बैंक का जो सेक्टर है, रेलवे का जो सेक्टर है, जो आपके उड्डयन स्थल हैं, जो एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह हैं, सरकारी जो कार्यालय हैं, उनमें भी जो है इस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं जिनको आपको जानना है, उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। और अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरीके से इसमें कंटेंट्स मिल जाएंगे। आपको केवल आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 3 टाइप से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर के टाइप्स को, जैसे कि कार्यप्रणाली के आधार पे, और इसके साथ साथ उद्देश्यों के आधार पे, आकार के आधार पे, तो इनके अंतर्गत जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने कार्य प्रणाली के आधार पे आपको एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताया, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताया। उसके बाद से जो उद्देश्य के आधार पे वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटरों का, तो उसमें मैंने विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर जो होते हैं और सामान्य उद्देश्य वाले, उसके बारे में बताया। फिर आकार के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और इसके साथ साथ जो वर्क स्टेशन है, इन सब के बारे में डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। आप कमेंट जब तक नहीं करेंगे, अपना फीडबैक नहीं देंगे, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप फीडबैक जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे, लगता है कि हमारा प्रयास काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप लाइक करके हमें क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम मोटिवेट रहें और इसी प्रकार का कंटेंट आपको रेगुलर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो लाइक इसीलिए करना है, लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता, बस इससे मोटिवेशन हमारा बना रहता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं और इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो आप चाहते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर बनी रहे, तो आप चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि डेली वीडियो जो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी जो है यहाँ पर वीडियो के रूप में जो है डालने वाले हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको होंगे और उसका आंसर आप सभी को देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।